कभी सोचा है कि गीले लोहे पर वो भूरी परत क्यों जम जाती है जिसे हम जंग कहते हैं? हाँ, या फिर जैसे दिवाली पर पटाखे चलते हैं तो वो रोशनी और गर्मी कहाँ से आती है? बिल्कुल। और जब हम सांस लेते हैं, हमारे अपने शरीर के अंदर क्या चल रहा होता है? ये सब असल में हमारे चारों ओर हो रहे रासायनिक बदलाव ही तो हैं। फिर शुरुआत करते हैं ऑक्सीकरण से। ऑक्सीडेशन जी। पारंपरिक रूप से मतलब पुराने समय में वैज्ञानिक इसे कैसे देखते थे? स्रोत क्या कहता है? स्रोत बताता है कि इसका सीधा मतलब था किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना। ऑक्सीजन का जुड़ना। ये सबसे सीधी और शायद सबसे पहले पहचानी गई परिभाषा थी। जब ऑक्सीजन की खोज हुई तो वैज्ञानिकों ने देखा कि कई तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे लोहा, लोहे से आयरन ऑक्साइड यानी जंग। बिल्कुल। तो बस इसी ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीकरण कह दिया गया। स्रोत में कार्बन के जलने का उदाहरण भी है। कोयला, जो कि कार्बनी है, जब हवा में जलता है हाँ, तो वो हवा की ऑक्सीजन O2 से क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनाता है। C + O2 CO2। जी। यहाँ तो साफ दिख रहा है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। हाँ, तो हम कहेंगे कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है। लेकिन पारंपरिक परिभाषा सिर्फ यहीं तक नहीं थी। स्रोत ये भी बताता है कि ऑक्सीकरण का एक और मतलब भी था। अच्छा, वो क्या? किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकल जाना। ओह, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, दोनों ही ऑक्सीकरण। हाँ, पारंपरिक तौर पर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है कि दो अलग अलग चीजें एक ही नाम से? हाँ, शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे रसायन विज्ञान आगे बढ़ा, एक ज्यादा गहरी, एक यूनिफाइड समझ आई। अच्छा। जो इन दोनों परिभाषाओं को एक साथ ले आती है, और वो समझ आधारित है इलेक्ट्रॉनों पर। इलेक्ट्रॉन। तो अब आते हैं आधुनिक परिभाषा पे। इलेक्ट्रॉनों के नजरिए से ऑक्सीकरण क्या है? स्रोत कहता है ऑक्सीकरण वो प्रक्रिया है जहाँ कोई पदार्थ, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन खो देता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन खो देता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रॉन खोने वाली बात अक्सर पारंपरिक परिभाषाओं से जुड़ी होती है। कैसे? जैसे जब कार्बन ऑक्सीजन से जुड़कर CO2 बनाता है, तो असल में कार्बन अपने कुछ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, या यूं कहें कि साझा इस तरह करता है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ज्यादा करीब रहते हैं। अच्छा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा लालची है इलेक्ट्रॉनों के लिए। उड़ना अक्सर इलेक्ट्रॉन खोने के साथ ही होता है, और वैसे ही हाइड्रोजन का निकलना भी कई बार इलेक्ट्रॉन खोने जैसा ही होता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन खोना ही ऑक्सीकरण का असली मतलब है? बिल्कुल। इसे याद रखना भी आसान है। लियो द लायन सेज GER में लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। लियो इलेक्ट्रॉन का नुकसान ही ऑक्सीकरण। जैसे जंग लगने में लोहा इलेक्ट्रॉन खोता है। हाँ, लोहा आयरन इलेक्ट्रॉन खोकर आयरन आयन बन जाता है, Fe से Fe2+ या Fe3+। तो ये इलेक्ट्रॉन वाली परिभाषा ज्यादा बेहतर है। ज्यादा व्यापक है कह सकते हैं, क्योंकि ये उन अभिक्रियाओं पर भी लागू होती हैं जहां ऑक्सीजन या हाइड्रोजन सीधे तौर पर शामिल नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। ठीक है। ऑक्सीकरण यानी लियो, इलेक्ट्रॉन खोना। अब बात करते हैं इसके ठीक उलट प्रक्रिया की, अपचयन यानी रिडक्शन की। जी। अगर ऑक्सीकरण लियो है तो अपचयन क्या होगा? जाहिर है उसका उल्टा, GER गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। परिभाषा थी, क्या अपचयन की भी है? हाँ, बिल्कुल है। और वो भी ऑक्सीकरण की पारंपरिक परिभाषा की ठीक उल्टी है। मतलब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकल जाना या हट जाना, या फिर उसमें हाइड्रोजन का जुड़ जाना। ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। शुद्ध में कोई उदाहरण है? हाँ, कॉपर ऑक्साइड CuO का कॉपर Cu में बदलना। मान लीजिए हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म करते हैं। CuO + H2 क्या बनेगा? बनेगा कॉपर धातु Cu और पानी H2O। CuO + H2 = Cu + H2O। अच्छा, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड CuO से ऑक्सीजन हट गया। हाँ, और वो कॉपर धातु बन गया, तो हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया है। समझ गई। ऑक्सीजन हट गया मतलब अपचयन। और इसी अभिक्रिया में देखें तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, H2O बन गया। हाँ। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। खैर, उस पर अभी आते हैं। पारंपरिक परिभाषा में एक और बात थी, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, वो भी अपचयन कहलाता है। ठीक है। तो अपचयन हुआ ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, या फिर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। जी। हाँ, और फिर से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाली आधुनिक परिभाषा ज्यादा मौलिक है। जैसे उसी कॉपर ऑक्साइड वाले उदाहरण में। हाँ, जब कॉपर ऑक्साइड CuO से कॉपर Cu बनता है, तो कॉपर आयन जो ऑक्साइड में Cu2+ के रूप में था, असल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उदासीन कॉपर परमाणु Cu बन जाता है। Cu2+ + 2e- tan 2Cu। यहाँ ये सच में दिलचस्प हो जाता है। जैसा कि आपने पहले भी इशारा किया था, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन कभी अकेले नहीं होते। कभी नहीं, ये हमेशा एक साथ एक ही अभिक्रिया में होते हैं, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू। बिल्कुल, आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि कहीं सिर्फ ऑक्सीकरण हो रहा हो और अपचयन ना हो रहा हो, या इसका उल्टा हो ही नहीं सकता। इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें अक्सर एक मिली जुली प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। हाँ, जिसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये नाम भी, जैसा आपने कहा, रिडक्शन के रेड और ऑक्सीडेशन के ऑक्स को मिलाकर बना है। रेडॉक्स। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई एक चीज ऑक्सीकृत हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन खो रही है, तो ठीक उसी समय कोई दूसरी चीज अपचयित हो रही होगी। मतलब उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को या कहीं और से आए इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर रही होगी। इलेक्ट्रॉन हवा में तो तैरते नहीं रह सकते, किसी ने छोड़े तो किसी को पकड़ने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो बात यही है कि इलेक्ट्रॉन संरक्षित रहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए। वो कहीं से पैदा नहीं होते, ना गायब हो सकते। सही कहा।
किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो किसी दूसरे पदार्थ को उन्हें पकड़ना ही होगा। ये एक तरह का लेन देन है, एक संतुलन है। जैसे पैसे का लेन देन, आप किसी को पैसे तभी दे सकते हैं जब कोई दूसरा उसे लेने वाला हो। हाँ, कुछ वैसा ही समझिए इलेक्ट्रॉनों के साथ भी। इस लेन देन को समझने के लिए स्रोत में जिंक Zn और कॉपर सल्फेट CuSO4 की अभिक्रिया का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, क्लासिक उदाहरण है। ये शायद स्कूल में कई लोगों ने देखा भी होगा, जब हम जिंक धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालते हैं। हाँ, वो नीला रंग कॉपर आयनों की वजह से होता है। तो थोड़ी देर में जिंक गलने लगता है, घोल का नीला रंग हल्का पड़ने लगता है और तांबे के लाल भूरे कण नीचे बैठने लगते हैं या जिंक पर जम जाते हैं। हाँ, तो यहाँ क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉनों के स्तर पर? देखिए, ठोस जिंक Zn का हर परमाणु अपने बाहरी शेल से 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है। इलेक्ट्रॉन खोना मतलब ऑक्सीकरण। तो जिंक परमाणु Zn 2 इलेक्ट्रॉन खोकर जिंक आयन Zn2+ बन जाता है और घोल में चला जाता है Zn2+ + 2e-। ठीक है, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ। जी। अभी 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने छोड़े वो कहाँ गए? उन्हें फौरन पकड़ लिया घोल में मौजूद कॉपर आयनों ने Cu2+। अच्छा, जो कॉपर सल्फेट से आए थे और जिनके कारण घोल नीला था। जी, वो Cu2+ आयन जिंक से निकले 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उदासीन कॉपर धातु Cu बन जाते हैं। Cu2+ + 2e- Cu। इलेक्ट्रॉन लेना मतलब अपचयन। बिल्कुल। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। तो कॉपर आयनों का अपचयन हुआ और वो ठोस कॉपर बनकर बाहर आ गए। तो जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन दिए, और उसी समय कॉपर आयन का अपचयन हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन लिए। एग्जैक्टली, एक साथ। एकदम सही। इसीलिए ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। और वो सल्फेट आयन ये SO4 जो घोल में था, उसका क्या हुआ? इस खास अभिक्रिया में सल्फेट आयन ने कुछ नहीं किया, वो बस दर्शक की तरह मौजूद रहा। दर्शक आयन, हाँ, उन्हें स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। उनकी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं बदलती, वो बस चार्ज बैलेंस बनाए रखते हैं। आपने ऑक्सीकरण अवस्था का जिक्र किया। ये जिंक के लिए 0 से +2 हो गई और कॉपर के लिए +2 से 0 हो गई। हाँ। ये क्या चीज है? क्या ये इलेक्ट्रॉन के लेन देन को ट्रैक करने का एक और तरीका है? हाँ, बिल्कुल। ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन नंबर एक तरह का हिसाब रखने का तरीका है। हम हर परमाणु को एक काल्पनिक चार्ज देते हैं कुछ नियमों के आधार पर। अच्छा। और फिर अभिक्रिया में देखते हैं कि ये नंबर कैसे बदला। अगर किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है तो उसका ऑक्सीकरण हुआ है, जैसे जिंक का 0 से +2 हुआ। हाँ, और अगर ऑक्सीकरण अवस्था घटती है तो उसका अपचयन हुआ है, जैसे कॉपर का +2 से 0 हुआ। बिल्कुल। ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन खोने पाने की परिभाषाओं से भी ज्यादा व्यवस्थित तरीका है रेडॉक्स अभिक्रियाओं को पहचानने का। गणितीय है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, नमक का बनना। सोडियम और क्लोरीन गैस से सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा साधारण नमक। 2Na+Cl2 2NaCl। हाँ, ये भी रेडॉक्स है क्या? बिल्कुल है। ये तो आयनिक यौगिकों के लिए एकदम सीधा उदाहरण है। देखिए, सोडियम धातु है, वो आसानी से अपना भारी इलेक्ट्रॉन खो देता है। Na to Na++ E-। जी, इलेक्ट्रॉन खोया मतलब सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण अवस्था 0 से +1 हो गई। और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया। हाँ, क्लोरीन Cl2 अधातु है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखती है। Cl2 अणु पहले Cl परमाणुओं में टूटता है, फिर हर Cl परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड आयन Cl- बन जाता है। Cl+E- Cl-। हाँ, यह पूरे अणु के लिए लिखें तो Cl2 + 2e- 2Cl-। इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया मतलब क्लोरीन का अपचयन हुआ, ऑक्सीकरण अवस्था 0 से -1 हो गई। अच्छा, फिर ये उल्टे चार्ज वाले आयन Na+ और Cl- एक दूसरे को आकर्षित करके नमक का क्रिस्टल बना लेते हैं। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का साफ ट्रांसफर हुआ, सोडियम से क्लोरीन तक। तो सार क्या निकला? हमने देखा कि ऑक्सीकरण और अपचयन को हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आने जाने से भी देख सकते हैं। हाँ, पारंपरिक तरीका। और इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से भी। हाँ, आधुनिक और ज्यादा मौलिक तरीका। और सबसे जरूरी बात, ये हमेशा साथ होते हैं। एक रेडॉक्स अभिक्रिया में जहां इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे के पास जाते हैं। राइट, सही कहा। और ये इलेक्ट्रॉन वाली परिभाषा ही हमें एक यूनिफाइंग फ्रेमवर्क, मतलब एक यूनिफाइंग नजरिया देती है। जैसे चाहे वो जंग लगना हो, जिसमें आयरन का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का अपचयन। चाहे बैटरी का काम करना हो, एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण, दूसरे पर अपचयन, जिससे इलेक्ट्रॉन बहते हैं, करंट बनता है। अच्छा। या हमारे शरीर में ग्लूकोज का टूटना हो, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, उसमें भी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन का अपचयन। अरे वाह, मतलब ये प्रक्रिया तो जीवन के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। इन सब अलग अलग दिखने वाली प्रक्रियाओं के दिल में इलेक्ट्रॉनों का यही लेन देन है। इसीलिए रेडॉक्स अभिक्रियाएं इतनी फंडामेंटल हैं, इतनी महत्वपूर्ण है रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में। ये समझना कि इलेक्ट्रॉन कैसे और क्यों चलते हैं हमें बहुत कुछ समझने में मदद करता है। रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जीवन की प्रक्रियाएं, सब जुड़ा है इससे। तो आज की बातचीत के मुख्य बिंदु एक बार फिर दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। पहला, ऑक्सीकरण, मतलब इलेक्ट्रॉन खोना, LEO। जी, या पारंपरिक रूप से कहें तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ना। दूसरा, अपचयन, रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, GER। हाँ, या पारंपरिक रूप से ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण अवस्था का घटना। और तीसरा, सबसे अहम, रेडॉक्स। ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा साथ साथ होते हैं। और इसका मूल आधार है
इलेक्ट्रॉनों का एक पदार्थ जो ऑक्सीकृत होता है से दूसरे पदार्थ जो अपचयित होता है में ट्रांसफर होना या स्थानांतरण। बिल्कुल। ये रासायनिक दुनिया में एक लगातार चलने वाला लेन देन है, एक संतुलन का खेल है। और यहीं पर वो दिलचस्प सवाल उठता है जो स्रोत हमें सोचने के लिए छोड़ता है। क्या? कि अगर रेडॉक्स अभिक्रिया में हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक देता है दूसरा लेता है, तो ये तय कैसे होता है? मतलब किसी दी गई जोड़ी में कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन लेगा, कौन ऑक्सीकृत होगा और कौन अपचयित। हाँ, जैसे जिंक और कॉपर वाले उदाहरण में जिंक ने ही इलेक्ट्रॉन क्यों दिए, कॉपर ने क्यों नहीं दिए? सही, जिंक ने ही क्यों खोए और कॉपर आयन ने ही क्यों पाए, उल्टा क्यों नहीं हुआ? ये तो सोचने वाली बात है। जरूर तत्वों का अपना कोई स्वभाव होता होगा। हाँ, उनकी कोई अंदरूनी प्रवृत्ति होगी जो तय करती होगी कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में बहेंगे, कौन ज्यादा आसानी से देगा, कौन ज्यादा कस के पकड़ेगा या खींचेगा। खैर, ये शायद आगे की खोजबीन का विषय है, जिसमें शायद इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति जैसी बातें आती होंगी। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह। लेकिन आज हमने ऑक्सीकरण अपचयन की वो बुनियादी समझ तो बना ली है जो रसायन विज्ञान को आगे समझने के लिए एक मजबूत नींव का काम करेगी। हाँ, ये बहुत ही मौलिक अवधारणा है। उम्मीद है इस बातचीत से इसे सिर्फ जानने में ही नहीं बल्कि थोड़ा महसूस करने में भी मदद मिली होगी।